गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी और बीए सेकेंड ईयर की ज्योग्राफी में हम पढ़ रहे हैं पेपर नंबर फर्स्ट, जिसको रिसोर्सेज ज्योग्राफी के नाम से जाना जाता है। रिसोर्सेज ज्योग्राफी हम पढ़ रहे हैं, यानी कि संसाधन भूगोल। पहली किताब जो थी हमारी, यानी कि पेपर नंबर 2, जिसको कहते थे मानव भूगोल, वो हमने पढ़ ली है। अब हम दूसरी किताब पढ़ रहे हैं रिसोर्सेज ज्योग्राफी। तो रिसोर्सेज ज्योग्राफी के हमने अर्थ पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, साथ ही साथ कुछ चीज़ों का अध्ययन कर लिया था हमने। आज हम रिसोर्सेज ज्योग्राफी जो है संसाधन भूगोल, उसके विशेष क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक, संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र हेडिंग है हमारी। देखिए, संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र को मुख्यतः 4 भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन से 4 भाग है? पहला है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और वितरण, मानव संसाधन, संसाधनों का उपयोग और संसाधनों का प्रबंध या संरक्षण। इन 4 भागों में इसके विशेष क्षेत्र को समझा जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव और वितरण। अब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत देखिए क्या क्या आते हैं। जो भौतिक संसाधन होते हैं वही प्राकृतिक संसाधन को बोलते हैं, जिसमें मानव का कोई रोल नहीं होता। जल, मिट्टी, वनस्पति, जंतु जगत, खनिज, वायु भी कह सकते हैं, इन सभी को प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत रखा गया है। इनके उद्भव का हम बात करते हैं, इनके वितरण की बात करते हैं, क्योंकि ये सब संसाधन है मानव के लिए। ठीक है। फिर दूसरा क्या है? मानव संसाधन। अब मानव संसाधन में मुख्यतः हम जनसंख्या की बात करते हैं। तो जनसंख्या की वृद्धि, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या में मानवीय छांट, ठीक है, उसके अलावा संस्कृति, जिसको कल्चर कहते हैं, कौशल, जिसको हम कहते हैं स्किल, इन सभी की बात करते हैं मानवीय संसाधनों के अंतर्गत। संसाधनों का उपयोग, किस तरीके से उनका उपयोग किया जाए। जल, भूमि, सौर ऊर्जा, मिट्टी, खनिज, जैवीय संसाधन, वनस्पति और जंतु जगत आदि के उपयोग की बात की जाती है इस संसाधन भूगोल के अंतर्गत। और संसाधनों का प्रबंधन या संरक्षण, किस तरीके से इनको संरक्षित किया जा सकता है, बचाया जा सकता है आने वाले पीढ़ियों के लिए, उन सभी की बात संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत की जा सकती है। ठीक है, इसमें मूल्यांकन किया जाता है किसी भी संसाधन का, कितनी मात्रा में हमने यूज़ कर लिया, कितनी मात्रा में बाकी है। उनके संरक्षण की बात की जाती है, किस तरीके से उनको बचाया जा सकता है। अनुकूल प्रयोग, कम से कम चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा हमको उत्पादन मिल सके, ऐसी तकनीक बनाई जा सकती है। बहुत सी चीज़ें वेस्टेज ना हो, उसके लिए बात की जाती है। जैसे अभी मान लीजिए कोयला है, पेट्रोल है, ये सीमित संसाधन है और ये जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। तो इनका अनुकूल उपयोग किया जाए, जहाँ इनकी ज़्यादा ज़रूरत है वहीं उनका उपयोग किया जाए। मोटरसाइकिल की जगह साइकिल का उपयोग किया जाए, जिनमें ईंधन के रूप में तेल का प्रयोग होता है, उनकी जगह पर विद्युत चालक या सौर ऊर्जा चालक, इस तरीके के यातायात के साधनों का निर्माण किया जाए, तो उसको कहते हैं अनुकूलतम उपयोग। नियोजन पद्धति, नियोजन रणनीति में क्या है, उसके लिए योजना बनाई जाए और इस योजनाओं को भारी स्तर पर लागू किया जाए, उनका प्रचार प्रसार करके। ये सारी चीज़ें नियोजन के अंतर्गत शामिल होती हैं। अब देखिए, इसको हम विभिन्न प्रकार से बना सकते हैं। ऐसे बना सकते हैं, देखिए इसको इस तरीके से करके यहाँ लिख सकते हैं संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र। यहाँ लिख सकते हैं ना, संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र, यहाँ लिख सकते हैं। और चारों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 विषय क्षेत्र इस तरीके से लिख सकते हैं। एक तरीका ये है, और एक तरीके में क्या कर सकते हैं, देखिए संसाधन भूगोल ये हो गया। फिर हम तीर के चिन्ह लगा सकते हैं 4 तरफ, और 4 तरफ तीर के चिन्ह लगा करके यहाँ पे बॉक्स बना सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्रों को इस तरीके से। ये एक तरीका हो सकता है। मैं आपको बहुत सारे तरीके बताए थे। इस तरीके की जब चीज़ें आएँ हमारे सामने, तो उसको दर्शाने के लिए बहुत से तरीके हमारे पास होने चाहिए। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक यहाँ लिख देंगे,
दूसरा यहाँ लिख सकते हैं, तीसरा यहाँ लिख सकते हैं और चौथा यहाँ लिख सकते हैं। इस तरीके से मानव भूगोल के विषय क्षेत्र हम बीच में लिखेंगे और जितने भी विषय क्षेत्र हैं, संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र हैं उनको यहाँ लिख देंगे हम। और जो प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव वितरण है, पहला यहाँ लिख देंगे, दूसरा यहाँ लिख देंगे, तीसरा यहाँ लिख देंगे, चौथा यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से हम डायग्रामेटिकली तरीके से इन सब चीज़ों को दर्शा सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इनके बारे में। संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, तो विषय क्षेत्रों को विस्तार से पढ़ते हैं अब। ठीक है, एक एक चीज़ को देखते हैं क्या क्या है। देखिए, हमने देखा है संसाधनों का उद्भव और वितरण में पढ़ेंगे, तो एक एक संसाधन को पढ़ेंगे हम। जल को पढ़ेंगे, फिर मिट्टी को पढ़ेंगे, फिर वनस्पति को। तो प्राकृतिक संसाधनों के उद्भव और वितरण में देखते हैं क्या क्या चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। संसाधन भूगोल की प्रारंभिक विषय वस्तु में संसाधनों की उत्पत्ति की बात की जाती है, उनके वितरण को सम्मिलित किया जाता है, इनकी बात की जाती है प्रारंभिक विषय वस्तु में। ठीक है, सबसे पहले किसी भी संसाधन की उत्पत्ति और उसके वितरण की बात की जाती है। इनकी उत्पत्ति की संपूर्ण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है और उनकी मात्रा का पता लगाया जाता है कि ये प्रकृति में कितनी मात्रा में मौजूद है। कि लगाते हैं ना, जैसे हम कोयला पढ़ते हैं, तो कोयला पढ़ते हैं तो ऐसे लिखते हैं, भारत में सर्वाधिक कोयला धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है और धारवाड़ क्रम की चट्टानों में लगभग 24.8 मिलियन टन कोयले के भंडार के निक्षेप भारत के प्राप्त है। सबसे ज़्यादा रूस के प्राप्त इतने हैं। तो वो जितने टन भंडार होते हैं ना, उनको कहते हैं उसकी मात्रा। उसकी मात्रा का पता लगाया जाता है, जिसके आधार पर उनका उपयोग निर्धारित कर लिया जाता है। जितनी मात्रा है, मान लीजिए मात्रा हमारे पास 2 मिलियन टन की है, खपत हमारे पास 1 मिलियन टन की है, तो हम 2 मिलियन टन जितना भंडार है हमारे पास, 1 मिलियन टन इसकी उत्पादकता के बाद हम जो उसका उपयोग है उसको निर्धारित कर सकते हैं। भाई इतना इतना सेक्टर में भेजना है, इतना इसमें भेजना है और साल भर में इतना उपयोग करना है, अन्यथा ये ख़त्म भी हो सकता है। या फिर इसके अलावा नवीन जो भंडार है उनका पता लगाना, अनुसंधान, शोध, वो सारे कार्य किए गए जाते हैं। ठीक है, संसाधन भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में निम्नलिखित प्राकृतिक संसाधन सम्मिलित है। कौन कौन से हैं? पहले देखते हैं वाटर रिसोर्सेज, यानी कि जल संसाधनों के बारे में देखते हैं। पहले देखिए, जल संसाधन का वितरण पृथ्वी पर महासागरों के अतिरिक्त कहाँ कहाँ पाया जाता है? नदियों में, झीलों में, तालाबों में, भूमिगत और हिमावरण के रूप में मिलता है। कितने रूप में? देखिए, नदी में आप जानते हो ये नदी है, इस नदी में आपको पानी मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा झील है जो बड़ी होती है, तालाब थोड़ा छोटा होता है, इससे यहाँ मिलेगा आपको पानी। इसके अलावा भूमिगत जल, जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर पानी के सोते रहते हैं, उनकी बात है। और पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी होती है उनके रूप में हमको पानी मिलता है। साथ ही साथ सागरों में भी मिलता है। ठीक है, सागरों में भी मिलता है, जो सागर या महासागर इसको बोलते हैं, वही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर इनको मिलता है, इस जल संसाधन हमको प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त भूमि संसाधन देखिए, भूप्रपट्टी तो हर जगह पे मिलती है। पृथ्वी का ऊपरी भाग आवरण भूप्रपट्टी कहलाता है, जिससे मिट्टी का निर्माण होता है। मृदा आधारभूत संसाधन है जिस पर वनस्पति और जीव जगत का अस्तित्व निर्भर करता है। तो मिट्टी के बारे में हम ये लिख सकते हैं कि मिट्टी जीवन का आधार है। जितनी भी प्राकृतिक वनस्पति है, जानवर है, वो सभी मिट्टी के ऊपर ही जीवित रहते हैं और मिट्टी की ऊपरी परत जो होती है उसी को कहा जाता है भूपरत। इसके बाद तीसरा देखते हैं खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। हमने पढ़ा भी होगा आपने पहले। एक तो होता है ऊर्जा खनिज, एक होता है धात्विक खनिज, एक होता है अधात्विक खनिज। ऊर्जा खनिजों में आप सभी को मालूम है कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, और इसके अलावा बताइए क्या आ सकता है ऊर्जा खनिजों में? इसके अलावा ऐसे ऊर्जा खनिज जिनको खोद कर निकाला जाता है वो है यूरेनियम। क्या है? यूरेनियम है और थोरियम है।
ये भी ऊर्जा खनिज है, यूरेनियम और थोरियम। फिर उसके बाद धात्विक खनिजों में सोना है, सोना है, जस्ता है, तांबा है, मैंगनीज है, जितने भी प्रकार की धातुएं हमको प्राप्त होती है वो सभी धात्विक खनिजों के अंतर्गत शामिल की जाती है। फिर अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिजों के अंतर्गत देखिए अभ्रक है, जिप्सम है, पारा है, इमारती पत्थर है, इन सभी को शामिल किया जाता है। ठीक है, तो धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज 3 प्रकार के होते हैं खनिज संसाधन। इसका भी हम रिसोर्सेज ज्योग्राफी की विशेषताओं के अंतर्गत अध्ययन करना जरूरी समझते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं जीवीय संसाधन, जैविक संसाधन। इसको चौथा है जो हमने देखा था वहाँ पर जीवीय संसाधन था या फिर कुछ और था। देखिए चौथा संसाधन जो हमने देखा था यहाँ पर देखिए जंतु जगत देखा था। ठीक है, तो जंतु जगत में जीवीय संसाधन कह सकते हैं। जंतु जगत में हम विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों का अध्ययन करते हैं, साथ ही वनस्पति का अध्ययन भी इसके अंतर्गत किया जाता है। वही बात लिखी हुई देखिए, सिंपल सी बात है। इसके अंतर्गत 2 वर्गों में इसको विभाजित किया गया है। एक तो वनस्पति संसाधन, जिसमें वन, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, घास आदि का अध्ययन किया जाता है, और जंतु संसाधन में दूध और मांस देने वाले पशु, भार ढोने वाले पशु, मछलियाँ आदि को शामिल किया जाता है, जो बहुत से लोगों का खाद्य संसाधन है। पशु के साथ साथ इसमें पक्षियों को भी शामिल किया जाता है, जिसमें अब इनके भी अगर हम बात करें तो जलचर, जल में रहने वाले, नभचर, स्थलचर, उभयचर, ये 3-4 प्रकार होते हैं। इन सभी को इसमें शामिल किया जाता है। जल में रहने वाले जलचर, नभ यानी आकाश में उड़ने वाले नभचर, स्थल पर रहने वाले स्थलचर, और उभयचर यानी कि इन तीनों जगहों पर रहने वाले, जल और स्थल और वायु तीनों में रहने वाले संसाधन हो। ठीक है, जंतुओं को। अब इसके बाद जो था उसको कहते हैं मानव संसाधन। ठीक है, दूसरे है मानव संसाधन। मानव संसाधन के अंतर्गत देखिए किसी भी प्रदेश की जनसंख्या का वितरण, उसका घनत्व, उसके गुणात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। मानव संसाधन के अंतर्गत जनसंख्या इम्पोर्टेंट है, उसका वितरण का अध्ययन किया जाता है, घनत्व का अध्ययन किया जाता है, और उसके गुणात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक पक्षों से तात्पर्य है मानव की जनसंख्या में, संरचना में लिंगानुपात कितना है, साक्षरता कितनी है, इनको गुणात्मक पक्ष कहते हैं। ठीक है, मानव संस्कृति के प्रतिरूप को भी एक संसाधन माना गया है। प्रतिरूप किसको कहते हैं? बस्तियों का प्रतिरूप, संस्कृतियों का प्रतिरूप, उसको भी क्या माना गया है? एक संसाधन माना गया है, जो किसी प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के अनुसार ही उसका आर्थिक विकास होगा। किसी प्रदेश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के अनुसार ही उसका आर्थिक विकास होगा। जैसे रूस, जर्मनी, जापान आदि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ की संस्कृति ही वहाँ के विकास की सूचक है। वहाँ की संस्कृति कैसी है? वहाँ हर बच्चे को पहले शिक्षित किया जाता है और उसको रोज़गार दिया जाता है, फिर उसके बाद वो देश की तरक्की में शामिल होता है। ठीक है, उनको टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाता है, जो वर्तमान समय की आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी से उनको जोड़ा जाता है। हमारे यहाँ पर इतिहास से उसको जोड़ा जाता है। इतिहास से कोई ज़्यादा चीज़ें हासिल होने वाली नहीं है, हमको आधुनिकता लानी होगी। यही अन्य देशों की जो संस्कृति है और हमारी जो संस्कृति है उसमें बहुत बड़ा मेजर डिफरेंट है। संस्कृति के अतिरिक्त लोगों का सामाजिक संगठन भी महत्वपूर्ण होता है। मानवीय कौशल और क्षमता को प्रोत्साहित करके प्रकृति को अधिकतम शोषण करने पर बल दिया जाता है। ये सारी चीज़ें मानव संसाधन के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके अलावा
और इसके अलावा पर्यावरणीय समस्याएं भी जो मानव की क्रियाकलापों के साथ उद्भूत हुई है, उनका अध्ययन भी रिसोर्सेज ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है। इस प्रकार मानव पर्यावरण संबंधों को सांस्कृतिक, सामाजिक परंपरा एवं संगठन प्रभावित करते हैं, जिनका अध्ययन वर्तमान में संसाधन भूगोल में किया जाता है। ठीक है। तो संसाधन भूगोल में देखिए किन किन चीज़ों का अध्ययन कर लिया जाता है। संसाधन भूगोल में किन किन चीज़ों का अध्ययन कर लिया जाता है, उन सभी चीज़ों को हम देख लेते हैं एक फिर से। तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले हमने देखा था संसाधनों को, कौन से संसाधन, सबसे पहले हमने देखा था प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन कर लिया जाता है। इसमें कौन से संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है संसाधन भूगोल के अंतर्गत। प्राकृतिक संसाधनों में क्या क्या है? जल है, मिट्टी है, इसके अलावा वनस्पति, जीव जंतु है, उनका अध्ययन किया जाता है, और खनिजों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। ये प्राकृतिक के अंतर्गत आता है। फिर उसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी थी, वो थी मानव संसाधन। और मानव संसाधन के अंतर्गत किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है? मानव संसाधन के अंतर्गत उसकी वृद्धि का अध्ययन किया जाता है, उसके वितरण का अध्ययन किया जाता है, उसके घनत्व का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ संस्कृति का अध्ययन किया जाता है, और मानवीय छांट का अध्ययन किया जाता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन रिसोर्सेज ज्योग्राफी के क्षेत्रों के अध्ययन किया जाता है, विशेष क्षेत्रों के अंतर्गत किया जाता है। हमने पढ़ लिया है, जल संसाधन पढ़ लिया, भूमि और मिट्टी संसाधन पढ़ लिया हमने, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन पढ़ लिया हमने, इसके बाद धात्विक अधात्विक खनिज पढ़ लिया हमने, जीवी संसाधन को भी हमने पढ़ लिया, और इसके बाद मानवीय संसाधन का अध्ययन भी हमने पढ़ लिया है। इसके बाद जो तीसरा था संसाधनों का उपयोग, तीसरा और चौथा उसको हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे आपसे फिर कल। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने कामों में व्यस्त रहिए।